बिहार की सियासत में एक बड़ा पावर शिफ्ट होने जा रहा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और नियम कहता है कि सदन का सदस्य बनने के 14 दिनों के भीतर दूसरी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। आज वही 14 दिन पूरे हुए और नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी ने नीतीश को धोखा दिया। वहीं मनोज झा ने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा आ नहीं रहे बल्कि उन्हें लाया जा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एमएलसी पद से त्यागपत्र के बाद उनके जेडीयू खेमे के कई नेता भावुक हो गए। मंत्री अशोक चौधरी न्यूज 18 के कैमरे पर ही रोने लगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश के सुशासन को बिहार के लिए स्वर्णिम काल बताया। यानी कुल मिलाकर आज नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बिहार में कहीं गम कहीं सियासत हो रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी बिहार की नंबर 1 बहस, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सेवा में सभापति बिहार विधान परिषद महाशय, मैं इसके द्वारा तिथि 30 मार्च 2026 से सदन में अपने स्थान का त्याग पत्र देता हूं। आपका विश्वसनीय नीतीश कुमार। और इसी पत्र के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार विधान परिषद में 20 साल लंबे सफर पर विराम लग गया। बड़ा ही अब हम लोग का चूंकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं, तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है। 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा और राज्य के विकास को रफ्तार देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्र की राजनीति का रुख किया है। उन्होंने आज अपना त्याग पत्र यहाँ पर भेजा और हम लोग सभापति से मिलने आए थे। अब नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे पर कहीं गम तो कहीं सियासत देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी बेहद भावुक नजर आए। वगैरह करेगा, सबको करेगा, पूरे बिहार को करेगा नीतीश कुमार का काम करने का तरीका। जबकि आरजेडी नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठगा है। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर 21 साल बाद राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। नवंबर 2005 में केंद्र की राजनीति छोड़कर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 2006 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। तब से वे लगातार एमएलसी थे और सीएम के रूप में बिहार की सेवा करते आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस्तीफा दे दिया गया है। आज के सवालों पर आते हैं। सीधे सवालों का रुख एमएलसी से नीतीश के इस्तीफे पर सियासत क्यों हो रही है। सवाल पूछेंगे कि नीतीश कुमार के इस्तीफे में विपक्ष जेडीयू की हार क्यों देख रहा है। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि नीतीश का दिल्ली जाना विदाई है या रणनीति। सवाल यह भी पूछेंगे कि मनोज झा के तंज में डर है या राजनीति। बड़े पावर शिफ्ट को जनता कितना तैयार है, बिहार कितना तैयार है, सवाल ये भी पूछेंगे। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से परिमल कुमार और बीजेपी से पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से जयंत जिज्ञासु और कांग्रेस से शिशिर कौंडिन्य जी जुड़ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रमाकांत चंदन जी, आपसे, आज एमएलसी से इस्तीफा दे दिया नीतीश कुमार ने। एक तरफ सियासत होती रही, दूसरी तरफ चूंकि जेडीयू के नेता, उनका भावुक का संबंध रहा है, वो भावुक भी नजर आए। इसे बिहार के लिए कितना बड़ा क्षति के तौर पर देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार 20 साल बतौर मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, यह एक क्षति तो दिख रही है विकास।
पर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दरअसल ये इस्तीफा लगा जैसे कोई अनमने ढंग से दिया जा रहा है। अनमना ढंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे सम्मान करने वाले नीतीश कुमार जी हों या नितिन नवीन जी हों संविधान का, लेकिन जो इस्तीफा दिया गया है उसमें व्यक्तित्व बड़ा दिख गया और सदन छोटा दिख गया, इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि अनमने ढंग से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के जाने की खुशी न खुल करके कोई पार्टी व्यक्त कर रही है एनडीए की और न कोई गम, लेकिन जदयू जरूर इस बात के लिए गम में है कि एक विकास के पैरोकार जो हैं दिल्ली चले जाएंगे और संशय में है कि आने वाले स्थितियां जो हैं वो क्या बीजेपी नीति सरकार पर चलेगी या भाजपा अपनी रंगत दिखाएगी या भाजपा का जो अपना कह सकते हैं कुछ अलग चलने की जो नीयत है वो उस पर चलेगी। भाजपा के साथ एक मजबूरी भी है कि वो अगर पिछले सत्ता से खुद को अलग नहीं करेगी तो फिर अपने को आइडेंटिफाई कैसे कराएगी अब बिहार की जनता को, क्योंकि 20 साल का संघर्ष सिर्फ यही रहा है कि भाजपा निश्चित रूप से अपने बल पर सीएम बने, ये उसकी ख्वाहिश थी। पिछले दिनों विजय सिन्हा ने भी कहा था कि तभी ये सच्चा माना जाएगा जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो इतना तो ये साफ हो गया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन क्या ये तुरंत बनेगा, क्या ये खरमास के बाद बनेगा, यह एक संशय अभी भी छोड़ गए हैं। क्योंकि मेरे जानकारी के हिसाब अगर भाजपा रणनीतिकार को अगर बंगाल चुनाव का ख्याल होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इतनी हड़बड़ी नहीं करेंगे। संभव है कोई कार्यकारी व्यवस्था होगी ताकि जो इनका वोट बैंक है वो बंगाल या असम में उनसे जुदा ना हो जाए, इसका ख्याल रखेंगे। तो एक संशय यह भी है कि क्या वो कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर अपने ही बीजेपी के किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सितंबर 2026 तक का तो समय है ना नीतीश कुमार के पास। कानून अनुच्छेद 164 का चौथा जो प्रावधान है वो उनको सितंबर 2026 तक तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का समय देता है। कार्यकारी बीजेपी जी बिल्कुल का मुख्यमंत्री बनने की नौबत क्यों अध्यक्ष जी देखिए, यह बात तो खुद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा थी कि नीतीश कुमार जी अगर चाहेंगे तो 6 महीना तो रह सकते हैं। वो 6 महीना रहने के लिए बीजेपी की इजाजत होनी चाहिए, बीजेपी की सहमति होनी चाहिए। बीजेपी हड़बड़ी में क्या अपना सीएम लाना चाहती है या नीतिगत रूप से अपने असम और बंगाल के चुनाव को देखती है, ये उस पर निर्भर है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि जबरन कोई नीतीश कुमार जी को सीएम पद से इस्तीफा दिला सकता है। वो उनके मन में होगा तभी ये ऐसा करेंगे, या एक रणनीतिक जो विचार धारा चल रही है भाजपा जदयू के बीच में कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल का, कि वो इस खास अवधि में वो तमाम चीजों को सोल्व कर लेना चाहते हैं। क्या सीएम का चेहरा अगर बदलेगा तो विभाग भी बदलेंगे। जदयू के लोग चाहते हैं कि गृह निगरानी और सामान्य प्रशासन भी मिले जैसे आम रोबो होता है। तो यह एक डील बचा हुआ है जो आने वाले दिनों में कह सकते हैं 14 तक ये अगर सोल्व हो जाता है और सहमति बन जाती है तो भाजपा का सीएम होगा, और अगर ये सोल्व नहीं हो सकता है तो निश्चित रूप से कुछ चीजें आगे बढ़ेगी। जयंत जी, फिर नीतीश कुमार जब 45 सीटों पर रह गए थे पिछली बार 2020 में, तब उन्हें कोई मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा पाया। अब तो फिर भी उनकी सदन में उससे दुगनी सीटें हैं। आपको दबाव में लिया हुआ फैसला क्यों लग रहा है और यह बीजेपी का धोखा क्यों लग रहा है? नहीं, बीजेपी के राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय नेताओं ने बार बार यह कहा चुनाव के दौरान भी कि ये 25 से 30 फिर से नीतीश और 5 साल तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो वो अपने ही कहे हुए के बिल्कुल उलट एक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसलिए हमारे नेताओं का यह कहना है, पूरे बिहार का, यह एक धोखाधड़ी का ही उदाहरण है। और दूसरा यह कि जो वायदे किए गए चुनाव के दौरान, उन वायदों को पूरा नहीं किया जाना या उसमें बार बार जो है संशोधन करना, इतने बजे से कितने जैन जी आपकी आवाज में थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, बीच बीच में टूट टूट कर आ रही है। एक बार जरा जैन जी की आवाज को चेक कर लीजिए, तब तक मैं परिमल जी की तरफ जा रहा हूं। परिमल जी, ये जो नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है, बीजेपी एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, धोखा दिया है बीजेपी ने, सबसे पहले जेडीयू का टेक क्या है इस पर? देखिए संतोष जी, आज का दिन न सिर्फ जेडीयू के लिए बल्कि संपूर्ण बिहार वासियों को मायूस करने वाला है। हमारे आदरणीय नेता का ये निर्णय था। कभी भी आप समझे कि बिहार के जो विकास सुनिश्चित होने के पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार इज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ सुशासन, गुड गवर्नेंस, विमेंस एम्पावरमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट और सामाजिक समरसता। और आप देखिए कि धार्मिक जो
मेल जोल की जो एक संस्कृति का उन्होंने विकास किया, यह अतुलनीय है। कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए जो काफ़ी कठिन थे, जैसे शराबबंदी जैसे जो कार्यक्रम चलाए उन्होंने, उसने समाज के दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। आज भी जो रिजल्ट आया है मैट्रिक के और इसके कुछ दिन पहले इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट आए थे, आप उसमें देखिए कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण और छात्राओं के विकास, जैसे पोशाक योजना, साइकिल योजना जैसे कार्यक्रम जो चलाए गए, उसकी स्पष्ट झलक दिखलाई देती है। महिलाएं छात्रों से भी बढ़कर आगे ये सफल हो रही है। तो और दूसरी बात क्या है कि जैसे हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के जो निर्णय हैं वह उनके व्यक्तिगत निर्णय हैं, मतलब कोई दबाव या इस तरह की बात नहीं। मैं आपको बतला दूं कि हम लोग बार बार बोलते थे कि हमारे नेता जब तक चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, और वो आज भी सच है। उनकी इच्छा थी कि उच्च सदन में जाएं, संपूर्ण भारत में उनके अनुभव का लाभ मिले। और जहां तक बिहार का प्रश्न है, मैं आपको बतला दूं कि आने वाली भी सरकार जो भी रहे, मुख्यमंत्री को जो भी रहे, वह हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट थर्ड के विचारधारा और नीतीश कुमार के आदर्शों के अनुसार ही चलेगी, उसमें कोई इब्बत नहीं है। जहां तक विपक्षी दल का प्रश्न है तो इनको मैनिपुलेट करने दीजिए। देखिए, पृथ्वी पर कभी कभी ऐसे दैविक व्यक्ति का जन्म होता है जो सभी प्रकार के व्यवधान के बावजूद बेसिकली किसी भी क्षेत्र को या राज्य को उस ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करता है, जिसकी कल्पना सामान्य रूप से बिहार जैसे जो 2005 के पहले बिहार की स्थिति थी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये पीड़ादायक जरूर है, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि हमारे नेता के जो निश्चय होंगे वो ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में, ये नहीं आप समझे कि मुख्यमंत्री के पद पर वो आसीन थे, आप ही अभी बोल रहे थे, और कि अभी तो उनका पीरियड था ही। तो बड़े उद्देश्य से निश्चित रूप से मैं ऐसा सोचता हूं कि हमारे आदरणीय नेता के जो जब भी कोई निर्णय हुए हैं वो जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय हुए हैं। इसमें कौन सा जनहित था? उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, इसमें जनता उनसे उनकी व्यक्तिगत इच्छा, उनकी नहीं निश्चित रूप से ये जो फैसला था उनका व्यक्तिगत फैसला था। संतोष जी, ये विश्व में एकमात्र एग्जाम्पल होगा बिहार जहां किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष तक सुशासन की स्थापना की, और आज जब वो उनके व्यक्ति ठीक, जैन जी की बात अधूरी रह गई थी, मेरे ख्याल से जैन जी की आवाज ठीक हो गई है। एक बार जैन जी की उनकी बात सुन ले, उसके बाद मैं शिशिर जी की तरफ जाऊंगा। जैन जी मैं यही कर रहा था कि जो कुछ भी बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, ये बहुत सहज और स्वाभाविक नहीं मालूम पड़ता। इसी अदृश्य दबाव का शिकार नीतीश कुमार जी हुए। आपने जो कहा कि 2020 में कम सीटें आई थी, कभी ताकतवर थे वह, और अपनी बातें मनवाने में सक्षम थे, अपनी शर्तों पर। जैन जी, आपकी आवाज अभी भी ठीक नहीं है, माफी के साथ मैं एक बार फिर आपको रोक रहा हूं। एक मेरी टीम एक बार जरा जैन जी से बात कर ले, क्या दिक्कत आ रही है एक बार देख ले। शिशिर जी की तरफ जा रहा हूं तब तक मैं। शिशिर जी, पहली बात यह कि नीतीश कुमार से कोई जबरन दबाव में कोई फैसला नहीं ले सकता। दूसरी है कि उनका अपनी इच्छा थी, अपना फैसला था, जिसके बाद वो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। इसमें दबाव आपको नजर क्यों आ रहा है? जब दबाव में नीतीश कुमार सबसे कमजोर हुए 2020 में, उस समय वो दबाव में नहीं आए, उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी अपना नहीं आगे लेकर आई, तो अब आप दबाव में क्यों देख रहे हैं नीतीश कुमार को? देखिए, दरअसल क्या है ना संतोष जी, कि खबर आई थी बिहार में कि पुलिया चोरी हो गई, फिर दूसरी खबर आई बिहार में ही कि तालाब चोरी हो गया। अब तो मुख्यमंत्री और उनका जनादेश भी चोरी हो रहा है, ये सामने दिख रहा है। ये बात है। दूसरी बात, उन्होंने दबाव में किया या उनका व्यक्तिगत मामला था, ये तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जानेंगे और उनके प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से गीता पाठ हो रहा है ना, अभी हम सुन रहे हैं कई जगहों पे, तो थोड़ा सा रमाकांत चंद्रन जी ने बड़ा अच्छा कहा, एक विषय, एक वाकया, कि व्यक्तित्व ऊंचा दिखा और सदन जो है वो नीचा दिखा। सदन जहां जो लोकतंत्र का मंदिर है, बेसिकली जनता के भावनाओं से जुड़ा हुआ वो स्थान है जहां जनता के प्रतिनिधि चुन करके और एक इस स्टेट की पंचायत लगाते हैं जनता के हितों के लिए। एक संवैधानिक व्यवस्था है,
और वहां क्या होता है संतोष जी, सो समझ लीजिए किस प्रकार से उस सदन की गरिमा को गिराया जाता है कि 29 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष जो है वो इंतजार करते हैं कि नितिन नवीन जी का इस्तीफा जो है वो आएगा और उसे हमें स्वीकार करना है। विधानसभा अध्यक्ष जी को मालूम चलता है कि नितिन नवीन जी जो है वो बगैर इस्तीफा दिए चले जाते हैं आसाम चुनाव प्रचार में, तो विधानसभा अध्यक्ष भी दिल्ली निकल जाते हैं। आनन फानन में आज सूचना मिली विधानसभा अध्यक्ष को कि अभी इस्तीफा जो है लेकर के उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं विधानसभा, तो दौड़े भागे भागे जो है विधानसभा अध्यक्ष आते हैं पटना दिल्ली से और फिर उनका इस्तीफा स्वीकार होता है। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार जी यहां मौजूद रहते हैं और उनके प्रतिनिधि एक लाइन का इस्तीफा का पत्र लेकर के और विधान परिषद सभापति के पास जाते हैं और उनका इस्तीफा वहां स्वीकार करते हैं। तो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई वो देख लीजिए। इस्तीफा तो इस्तीफा होता है, एक लाइन के इस्तीफे से क्या उसके बाद अब नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से सदन की गरिमा को, वैसे कई बार सदन की गरिमा को नीतीश कुमार जी गिरा चुके हैं। आपको याद होगा 2021 में, मार्च 2021 का वो वाकया है जब स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस बिल विधानसभा में पेश हुआ था। विपक्षी दल जो है वो इसका विरोध कर रहे थे। उस बिल का विरोध और समर्थन जो है एक प्रक्रिया है लोकतंत्र में, आपको पता है। लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार की पुलिस ने डंडे चलाए थे, महिलाओं को जो है चोट लगी, कई विधायक घायल हुए विपक्ष के, कई का सर फूटा, कई का हाथ टूटा, ये स्थिति जो है उत्पन्न हुई विधानसभा के अंदर। ये नीतीश कुमार जी जो है वो लोकतंत्र की गरिमा का ख्याल रखने वाले लेकिन विरोध का भी एक सलीका होता है। अगर सलीका टूटेगा तो कानूनी कार्रवाई तो होगी। सुन लीजिए ना, सलीका नहीं, सलीका कैसे टूटा संतोष जी कि विधानसभा अध्यक्ष थे माननीय विजय सिन्हा जी, और एक अदने से डीएसपी के इश्यूज पे और एक दारोगा के इश्यूज पे जिस प्रकार से सदन के में मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को बेइज्जत किया गया। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष होता तो मैं उसी क्षण मुख्यमंत्री को सस्पेंड करता सदन से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष थे, तो आपने देखा वाकया क्या हुआ। और तो और नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र में विधायिका को कार्यपालिका के गंबूट तले रौंदने ठीक, लेकिन डीएसपी और दरोगा चाहे अदने भी हो, लेकिन इस देश के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, तो उनके सुन लीजिए दवाई मैं वो नहीं कर रहा हूं। बिहार का मैं एग्जीक्यूटिव गलत दिशा में जा रही है डिबेट। विधानसभा मैं सुन लीजिए नहीं सुन लीजिए। और नीतीश बाबू अब इस्तीफा दे रहे हैं, तो इस्तीफा वो दे नहीं रहे हैं, बेसिकली इस्तीफा तो जो है उनसे लिया जा रहा है। हाँ ठीक, इसी पॉइंट पर मैं बीजेपी का रुख कर रहा हूं, पीयूषी का रुख कर रहा। सुन लीजिए रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा उनसे लिया है और नीतीश कुमार जी मजबूर होकर के अपना इस्तीफा उन्होंने दिया है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पॉलिटिकल ऑफेंस किया है बिहार में, वो इतने बड़े पॉलिटिकल ऑफेंडर हैं जिसकी सजा सीआरपीसी और आईपीसी में भी निहित नहीं है। संतोष जी, मैं आपके डिबेट के माध्यम से बताना चाहता हूं, नीतीश जी ने इस्तीफा दिया नहीं, दरअसल आपने लिया है। संतोष जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा आज बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना बिहार एनडीए के कार्यकर्ताओं, राज्यवासियों, बिहार एनडीए के नेताओं के लिए एक बड़ा दुखद समय है। आज सभी एनडीए के कार्यकर्ता, समर्थक, बिहारवासी दुख व्यक्त करने का काम कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने अपने 2 दशकों के शासनकाल में बिहार में सुशासन, विकास और स्थिरता की एक नई राह को स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने सादगी, सुशासन और जनसेवा की एक मिसाल स्थापित करने का काम किया है। लेकिन बिहार वासियों को यह भरोसा है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्णय, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हर निर्णय राज्य हित, जनहित
और व्यापक राजनीतिक परिदृश्य के क्षेत्र में लिया गया निर्णय होता है। उनके द्वारा यदि सदन के उच्च सदन में उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस पर कोई सवाल नहीं। सवाल यह है कि बीजेपी ने इस्तीफा लिया है, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। सदन में संतोष जी, मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी से कोई इस्तीफा नहीं लिया जा सकता है। नीतीश कुमार जी का यह स्वयं लिया गया निर्णय है। नीतीश कुमार जी ने तो आज अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने का काम किया है। दूसरी चीज, विपक्ष के चेहरे पर उन्होंने करारा तमाचा व्यक्त करते हुए, करारा प्रहार करते हुए संदेश देने का काम किया है कि हमारे लिए कुर्सी कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, हमारा पद, हमारा जो कद है वह पद से कहीं बड़ा है। नीतीश कुमार जी बिहार में सुशासन के एक स्तंभ माने जाते हैं, विकास के एक स्तंभ माने जाते हैं, स्थिरता के स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने बिहार के विकास को एक नई राह देने का काम किया है, बिहार में सुशासन की गति को तीव्रता देने का काम किया है, बिहार में भ्रष्टाचार को मुक्त करने का काम किया है, बिहार में जंगल राज से लोगों को बाहर निकालने का काम किया है। और आज वे जब बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने का काम किए हैं, स्वाभाविक है हर बिहार वासी के दिल में दुख है, दर्द है, लेकिन भरोसा है कि ठीक है, भरोसा है। जयंत जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चूंकि राज्य हित में निर्णय हुआ है। पीयूष जी एक बार जयंत जी की प्रतिक्रिया ले लूं। 2 बार उनके पास गया मैं, उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी। जयंत जी अब अपनी बात को रखिएगा, और नीतीश के इस्तीफे में आपको मजबूरी क्यों नजर आ रही है? कयास लगाने का काम कर रहे थे। देखिए, आपने शुरू में ही कहा संतोष जी कि 2020 में उनकी सीटें कम थी और इस बार उनकी सीटें ज्यादा हैं। बावजूद इसके नीतीश जी स्वयं जिस बात को ठीक समझते हैं उससे अनुरूप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और अनिच्छावश या दबाववश उनको इस तरह से करना पड़ रहा है। और आज जैन जी, मुझे माफी के साथ फिर आपको रोकना पड़ेगा, आपकी आवाज अभी भी स्पष्ट नहीं आ रही है और चूंकि मैं नहीं सुन पा रहा हूं तो दर्शकों के लिए वो और असुविधा हो जाएगी। एक बार फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज ठीक कराने की कोशिश करते हैं। रमाकांत चंदन जी, एक बात यह भी निकल कर आ रही है, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में खासकर बंगाल और असम बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। उससे पहले बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखेगी, इसकी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। यानी कि 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी कोई नया चेहरा बीजेपी अपना आगे कर सकती है या रख सकती है। ये जातिगत समीकरण को देखते हुए, चूंकि बिहार जातीय समीकरण में बहुत विश्वास रखता है, इस वजह से क्या ये ठीक जो चर्चाएं चल रही है वो ठीक लग रही? जी, मैंने तो पहले ही कहा संतोष जी कि ऐसा हो सकता है। अगर बीजेपी के रणनीतिकार आसाम और बंगाल के चुनाव को देख रहे होंगे तो नीतीश जी के ऑरा का वो उपयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे ही स्थिति बहुत अच्छी बंगाल में नहीं दिख रही है। उस पर नीतीश जी का जो इस्तीफा वाला प्रकरण है या इसके पहले राज्यसभा जाने का प्रकरण है, उससे कहीं न कहीं कुछ डैमेज तो एनडीए को जरूर हुआ है। लेकिन जिस संशय की बात आप कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, उसके बुनियाद में बीजेपी नहीं है। संशय के बुनियाद में कहीं न कहीं जदयू है। आपने बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया था 2025 से 30 फिर से नीतीश, 3 महीना भी नहीं चला। आप ये कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि प्रदेश प्रवक्ता जो है नीरज जी ने एक बयान दिया था आयोग के संबंध में कि ये जो हस्ताक्षर है या ये जो निर्णय है वो नीतीश कुमार के नहीं है। तो वहां से भी संशय के बीच होते हैं, क्या ये निर्णय सचमुच नीतीश कुमार जी के हैं या उसके आसपास के लोग या वो भूजा पार्टी हैं जो ये निर्णय कर रहे हैं। ये संशय का बीच वहां से शुरू होता है। भाजपा तो उसको ओबे कर रही है कि अगर नीतीश जी इस्तीफा देना चाहते हैं तो भाजपा के जिम्मे एक बड़ी जिम्मेदारी यह होगी कि राज्यसभा ले जाकर के उन्हें कौन सा जिम्मेदारी वाला पद दिया जाए जिससे उनकी छवि और बड़ी हो। जैसे मान लीजिए, हो सकता है कि वो उन्हें एनडीए का कन्वीनर बना दे, हो सकता है उप प्रधानमंत्री बना दे, हो सकता है सभापति बना दे, बहुत सारे पद है। तो भाजपा का रोल यहां है कि अगर नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो आप उस बड़े व्यक्तित्व को कैसे स्वागत करते हैं राज्यसभा में, केवल राज्यसभा सदस्य के रूप में या कोई और जिम्मेदारी देकर, केंद्रीय मंत्री बनाकर, क्या करना चाहते हैं। यहां पर बीजेपी की भूमिका महत्वपूर्ण है। संशय की भूमिका में जदयू के अलावा भाजपा कहीं नहीं है। वो संशय जदयू के द्वारा ही पैदा किया गया है कि क्या यह इस्तीफा उनके मन से दिया जा रहा है या बीजेपी के दबाव में दिया जा रहा है। क्योंकि हर कोई जानता है उनके व्यक्तित्व की बात लेकर के कि नीतीश कुमार से कोई जबरन इस्तीफा नहीं ले सकता है।
ये सब जानते हैं और भाजपा ने देख चुका है नीतीश कुमार का वह दंश 2 बार। और निश्चित रूप से एक समीकरण अभी भी नीतीश जी के पास में है जो कभी भी पलट करके जा सकते हैं और एक नई सरकार के बारे में, गठन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब वो स्थिति कहां नजर आ रही है? चूंकि वो एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं, वो राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सदस्य भी बन चुके हैं, एक तरह से शपथ ही बाकी है। 9 अप्रैल से पहले वो भी शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके भी सदस्य हो जाएंगे। बिल्कुल। अब तो सवाल ये उठता है कि केंद्र में अगर उनको भूमिका दी जाती है तो वो क्या हो सकती? सवाल ये है संतोष जी कि 3 महीने के बाद जून में चुनाव होना है एमएलसी का। अगर नीतीश जी के अनुकूल अगर ये सरकार काम नहीं करती है, बीजेपी की नई सरकार काम नहीं करती है, तो उनको लौटने का तो वापस मौका है, फिर अपने सीट पर आ जाएंगे, राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे। इसलिए नीतीश कुमार को बार्गेन करने की स्थिति में भाजपा नहीं है, क्योंकि उनके पास मौका है कि जून में चुनाव होना है 9+2 एमएलसी का। तो कभी भी अगर भाजपा की रंगत उन्हें खराब लगी, अगर इनका 3C कहीं डैमेज होते नजर आया, तो नीतीश जी को पलटते भी देर नहीं लगेगी। और स्थितियां तो बिल्कुल है, 85 और उधर 41। जी परिमल जी जवाब दीजिएगा, क्या यह संभावना है जैसा रमाकांत चंदन जी व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? क्योंकि जेडीयू की ओर से यह बहुत प्रबलता से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, उसको तरीका वही आजमाना होगा जिस तरीके से सरकार चलाते आए हैं अब तक नीतीश कुमार 20 सालों से। संतोष जी, पिछले 20 वर्षों में बिहार की राजनीति हमारे नेता के इर्द गिर्द घूमती आ रही है और भविष्य में भी जो भी निर्णय होंगे, जो भी रणनीति होगी बिहार के विकास के लिए, या जो भी एफर्ट लगाए जाएंगे, वो हमारे आदरणीय नेता के व्यक्तिगत निर्णय का आधार होगा। अब आपकी इस बात को सुनकर पीयूष जी की धड़कनें बढ़ गई होंगी। नहीं, मैं ये बतलाता हूँ, आप कभी कुछ यूज करते हैं कि नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा गया, ये बनाया जाएगा। अरे नीतीश कुमार अपने आप में एक पॉलिटिकल फोर्स है पूरे बिहार में। ठीक है परिमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जयंत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जयंत जी की बात तीसरी बार भी अधूरी रह गई थी, चौथी बार हम उनके साथ फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत जी अब अपनी बात को रखिएगा, इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि फोन लाइन के जरिए आपकी बात स्पष्ट आएगी हमारे दर्शकों तक। जी संतोष जी, मैं यही कह रहा था कि आपने शुरू में ही कहा कि 2020 में कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार जी इस स्थिति में थे कि अपने फैसले अपनी शर्तों के और अपनी मान्यताओं के आधार पर कर सकें। लेकिन इस बार अधिक सीटें जीतने के बावजूद एक इस तरह का जनादेश हमको देखने को मिला कि नीतीश जी चाहे भी अगर असहज होने के बाद या किसी दबाव के बाद कि वो पाला बदल सकें या फिर अपनी बातें मनवा सकें उसी गठबंधन के अंदर, तो ऐसा होता हुआ दिखा नहीं और बिल्कुल अनिच्छावश वो राज्यसभा जा रहे हैं। आज उनके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके विधान परिषद की सदस्यता त्यागने की कोई खबर हमको नहीं दिखाई पड़ रही है। और दूसरा, जैसा रमाकांत जी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि कोई भी व्यक्ति संसदीय लोकतंत्र में सदन की अब तक की चली आ रही परंपरा से बड़ा नहीं हुआ करता, और इसीलिए विधान परिषद के जो 3 बार बात अधूरी रह गई, चौथी बार तो बड़ी ही लाइलाज बीमारी है। मैं जल्दी बोलना नहीं चाहता, कितनी मशक्कत के बाद हम लोग जुड़ पा रहे हैं, फिर भी आप बीच में बोले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं संतोष जी कि कल जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष दिल्ली से आनंद फानन में आए, कल नितिन नवीन जी ने इस्तीफा नहीं दिया, उनका इंतजार वो करते रहे। आज अपने नुमाइंदे के जरिए इस्तीफा भिजवाया है नितिन नवीन जी ने सरावगी जी के जरिए, और नीतीश जी ने संजय गांधी जी के जरिए, और विधान परिषद के सभापति चलकर मिलने आए हैं नीतीश जी से। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नीतीश जी इस तरह के व्यक्ति नहीं रहे हैं अमूमन कि संस्थाओं के सामने इस तरह का उदाहरण वो पेश करें। एक जरूर उदाहरण है जिसमें वो झल्ला उठे थे विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर, शायद विजय सिन्हा जी थे उस समय। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि हम यही जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है यह बिहार की राजनीति की स्वायत्तता के लिहाज से ठीक नहीं हो रहा है। और नीतीश जी जिस धारा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो अगर सिर्फ व्यक्ति होते तो हमारे जैसे लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होती, हमारे नेता प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन वो इतिहास के किरदार के रूप में दिखाई पड़ते हैं और 50 साल से उन्होंने एक खास किस्म की राजनीति को रिप्रेजेंट किया है, उसमें विचलन हो सकते हैं।
उसमें व्यतिक्रम हो सकते हैं, लेकिन एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं बिहार के नतीजों के संदर्भ में कि राजेश रेड्डी का है कि जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में कुछ लोग हार जाते हैं हारे बगैर भी। तो आज नीतीश जी हार रहे हैं बिना हारे हुए भी। पीयूष जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। कथा लिख कौन रहे हैं? ये दिल्ली से कुछ लोग लिख रहे हैं और उनके अपने ही लोग जो एक तरह से विश्वासघात उनके साथ किए हैं वो लोग जिम्मेदार हैं इस परिस्थिति के। क्योंकि समय मेरे पास कम है, पीयूष जी 30 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। वे सक्रिय राजनीति में रह करके अब बिहार राज्य से आगे जाकर के राष्ट्र की सेवा करने का काम करेंगे। और जयंत जिज्ञासु जी, नीतीश कुमार जी को कोई दबाव की राजनीति नहीं कर सकता है, वे दबाव सहन करने का काम नहीं कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार से राज्यसभा पद का ग्रहण करेंगे और एमएलसी पद का परित्याग करने का काम किए हैं। उन पर दबाव की राजनीति चलने वाली नहीं है। और संतोष जी कांग्रेस के प्रवक्ता विजय सिन्हा जी पर कुछ बातें कहने का काम कर रहे थे, डीएसपी और एसपी का। अरे वो पुरानी बातें चल रही थी, वो किसी और संदर्भ में बात हो रही थी। शिशिर जी के पास जा रहा हूं, समय कम है। शिशिर जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। विभाग में किस प्रकार से विजय सिन्हा जी अधिकारियों के साथ अपना व्यवहार करके अधिकारियों पर नकेल कस करके कार्य को करवाने का इसका काम मतलब कर रहे अधिकारी हैं। पहले आज पूरे बिहार में फ्री थे क्या? ठीक है, पूरे बिहार में पीयूष जी की आवाज डाउन रखिएगा। शिशिर जी समय कम है मेरे पास। सराहना कर रही है। बेसिकली मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से संतोष जी कि आखिर वो कौन से ताले की चाबी नीतीश बाबू की भारतीय जनता पार्टी के पास है कि जिसके कारण नीतीश बाबू को आगे रख करके और जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादे किए उन वादों को तोड़ना पड़ रहा है। आखिर उन नारों का क्या जिसके लिए इन लोगों ने मतलब जन जन में वो नारे पहुंचाए कि 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला? क्या एनडीए का नेतृत्व झूठा है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री झूठ बोलते हैं? सवाल यह है कि ये जनादेश की चोरी है और सवाल जब खड़े हुए हैं तो सवाल उठेंगे, सवाल परिमल जी। हाँ, जैसे पार्टियों के जो प्रवक्ता है वो गलथोती करने पर के लिए माहिर है और इसी कारण से जनता ने इन्हें उठाकर फेंक दिया। अभी तो वो पर्टिकुलरली क्रिटिकली इंडेंजर्ड पॉलिटिकल स्पेसीज के रूप में ये दोनों पार्टियां हैं। बिहार में नीतीश मॉडल ही चलता है, चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ठीक, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड। जैन जी के सिद्धांत और पर्टिकुलरली जो विचारधारा है उसी के अनुरूप फ्यूचर पर्टिकुलर डेवलपमेंट जो बिहार के होंगे उसी के अनुरूप होंगे। संतोष जी, जिन लोगों पर सबसे अधिक भरोसा किया नीतीश जी ने, उन 4 लोगों ने सबसे अधिक उनको दगा दिया। और नीतीश जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि अपने ही लोगों से हम मात खा जाएंगे। ठीक है, इसी पॉइंट पर मुझे इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कहीं पर सियासत हो रही है